तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिसेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग ट्रैक का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई इसका जो कोरिलेशन है आगे जाके इक्विलिब्रियम और पोस्चर मेंटेनेंस में काम आएगा। नाउ जस्ट टेल मी टू थिंग्स कि एक तो आपका वेस्टिबुलर अपरेटस अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ। वेस्टिबुलर अपरेटस, दैट पार्ट विच इज रिलेटेड टू बैलेंस, so that is not done, okay, and have आपको मसल स्पिंडल पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया? It looks like something like this, ये भी आपको नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसेक्शन हो चुका है आपका। स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसेक्शन जिसमें स्पाइनल शॉक आता है, देन हाउ इट रिकवर्स आफ्टर द शॉक। तो फिजियोलॉजी और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर, जिसमें आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन, जैसे कि अपन चल रहे हैं, अपन घूमते हैं, डांस करते हैं, तब भी अपने बॉडी का पोस्चर जो होता है, हम गिर नहीं जाते ऐसे ही, मुश्किल से गिर पाते हैं, गिरते हैं तो कभी डिसबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बैलेंस मेंटेन करना, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, उसके लिए कई सारी प्रोसेसेस हैं बॉडी के अंदर जो एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर रही होती है। जैसे कि आपने पढ़ा था प्रोप्रियोसेप्शन, अभी अपन ने बात करी थी पहले। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? प्रोप्रियोसेप्शन इज, क्या करता है प्रोप्रियोसेप्शन? इट्स अ सेंसरी सिग्नल। So which kind of signal it gives? प्रोप्रियोसेप्शन किस तरह का सिग्नल देता है अपने को? किस टाइप का सिग्नल देता है प्रोप्रियोसेप्शन? जॉइंट पोजीशन, जॉइंट पोजीशन। और जॉइंट पोजीशन से हमें क्या पता चलता है? बॉडी की पोजीशन क्या है एनवायरनमेंट में। जैसे मैं खड़ा हूं, आप बैठे हैं, आपकी पोजीशन, आप हाथ उठाओगे तो आपको पता होगा आप हाथ उठा रहे हो। So that is the position of body in the environment। कहाँ पे है आपका, कौन सा लिम्ब कहाँ है, कैसा है, वो सब आपको पता रहता है थ्रू द प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशन। तो वो एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर, क्योंकि उसी से आपको पता चल रहा है। देन यू हैव विजुअल सेंस, देन वी हैव वेस्टिबुलर apparatus which is having utricle and semicircular canals। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि semicircular canals are related to angular movement, क्योंकि वो 3 कैनाल होती हैं और तीनों 90 डिग्री पे होती हैं एक दूसरे से। तो दे आर कवरिंग होल 360 डायमीटर जो अपना हो रहा है, पूरा सर्कल पूरा कवर कर रही है। तो दैट इज रिलेटेड टू एंगुलर एक्सकेलरेशन। किससे रिलेटेड है? एंगुलर एक्सकेलरेशन से। एंड न्यूट्रिकल इज रिलेटेड टू लीनियर एक्सकेलरेशन, मतलब लीनियर लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में आप कोई भी मूवमेंट करेंगे, दैट इज सेंस्ड बाय द यूट्रिकल एंड देन सेमी सर्कुलर कैनाल। तो दो वहां पे हो गए। उसके अलावा आपका बॉडी का पोजीशन, जैसे एट एनी मूवमेंट, पोजीशन ऑफ योर हेड, पोजीशन ऑफ योर लिम्ब, ऑल दीज थिंग्स अगेन विल कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका अब ये सब जा कहाँ रही है? जैसे कि अपन ने उस दिन पढ़ा था कि भाई कॉर्टिकल ट्रैक्ट है, देयर इज लेटरल, देयर इज वेंट्रल कॉर्टिकल ट्रैक्ट। तो लेटरल में हमारे 80% फाइबर जा रहे हैं, बट 80% फाइबर वो हमारे, इट्स नॉट रिलेटेड टू पोस्चर, that is related to skilled work because they are going to the proximal muscles and rest of the are going to the distal muscles, जो कि आपके पोस्चर रिलेटेड होती है। और उसके अलावा जो बाकी सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स थे, वो मेनली हमारे पोस्चर कंट्रोल और पोस्चर से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड कर रहे थे। इसमें से वेस्टिबो स्पाइनल ट्रैक्ट है, जिसके भी 2 पार्ट हैं। तो ये सारे जो ट्रैक्ट है, रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, ओलिवोस्पाइनल, देन वेस्टिब्रोस्पाइनल, all these tracts are combinedly actively taking the signals and acting to correct the posture or maintain the posture, and the position can be, they can be stimulating some flexor, some extensor, इस तरह से वो मेंटेन करता है अपना पोस्चर, पूरे टाइम पे चलता रहता है करेक्शन। अब इसमें देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, देर आर रिफ्लेक्सेस, there are reflexes and there is a continuous maintenance of muscle tone। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो मसल टोन मेंटेन करना। तो जब खड़े होते हैं तब भी हमारे पीठ की, बैक की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड है, दे आर इन सम टोन। हाथ की मसल्स, पैर के मसल्स, अब्डोमिनल मसल्स,
सारी की सारी एक टोन के अंदर है। वो टोन किस तरह की मेंटेन करनी है पता चलता है थ्रू द सिग्नल्स विच आर रिसीव्ड बाय द मसल स्पिंडल एंड एवरीथिंग। जो मसल का आपको वो दिखाया था ना अभी डायग्राम, दैट इज मसल स्पिंडल, उसके अंदर सेंसरी फाइबर्स भी हैं। एंड वो फाइबर्स क्या करते हैं, जैसे ही मसल के अंदर स्ट्रेच क्रिएट होता है, मसल के अंदर स्ट्रेच क्रिएट होता है, जैसे कि वेट पड़ेगा मसल के ऊपर, या फिर मसल एंटी ग्रेविटी मसल है तो उसके ऊपर क्या पड़ेगा, ग्रेविटी का फोर्स पड़ेगा, तो इट विल स्ट्रेच एंड दैट स्ट्रेच विल जनरेट रिस्पॉन्स। अब वो स्ट्रेच बेसिकली मसल क्यों प्रोड्यूस करती है, क्योंकि मसल को डर लगता है कि वो ओवर स्ट्रेच ना हो जाए, और ओवर स्ट्रेच होगी तो मसल के फाइबर जो है वो टूट जाएंगे। तो इट मेंटेन्स द स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अपने आप को टाइट रखती है। ठीक है, जब अपन एज पे बैठे होते हैं तो अपने थोड़े सावधान होते हैं, गिरने की जैसी पोजीशन में रहते हैं। ऑटो वाले के साथ बैठा है कोई कभी आगे वाली सीट पे? जब 5-6 जनों को एक साथ जाना होता है तो 2 जने आगे बैठ जाते हैं, 4 जने पीछे बैठ जाते हैं। तो द वन हु इज सिटिंग इन द फ्रंट, तो वो ऑटो वाला चलाता कैसे, घूर वो तो घुमा देता है मोड़ पे, उसको डर नहीं तो तुमको पता है तुम दोनों बैठे हो साइड में मरोगे तो तुम मरोगे पहले। So whenever we are in a position to get disbalanced, so we are more conscious। तो उस वक्त अपनी बॉडी का आपने करा होगा कि तो फ्यू मसल्स आर जिनमें एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन में है, टाइट बैठे होते हो आप, टाइट पकड़ के बैठे होते हो, इस तरह से बैठे। तो सेम थिंग हैपेंस विद द मसल व्हेन यू मे नॉट बी नोटिसिंग इट। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सेस होते हैं। देन दीज रिफ्लेक्सेस इन स्पिंडल है, स्पिंडल के अंदर आपका स्ट्रेच करेगा। इसी तरह से जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये स्पिंडल क्या सेंस करता है कि अभी बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं, तो नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन से ये जो मसल स्पिंडल के फाइबर्स हैं ये उससे बातें करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं। जब स्ट्रेच होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने बोलते हैं, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि अभी रिलैक्स हो जाओ। तो दे कट द सिग्नल्स ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन, जो कि आगे जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होते हैं। सो लेट्स गो थ्रू द स्लाइड्स। So physiologically, posture refers to the subconscious adjustment of the tone of the different muscles to maintain the balance during the displacement of the body caused by the gravity or acceleration। दो तरह की चीजें हमारे ऊपर हमेशा एक्ट करती रहती हैं। Posture is mainly maintained by the flexors of the upper extremity and lower extremity में extensors। That's why these muscles are called anti-gravity muscles। Adjustment in the tone in these muscles maintain the erect and dynamic posture, जैसा भी अपन काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। Now this diagram shows you the center of the gravity। कोई भी चीज होती है, कोई भी खड़ा होता है या कोई भी चीज रखी होती है, उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे बन रहा है उसको अगर आप एडजस्ट करके उसको बैलेंस कर दो तो पूरा जो सिस्टम है वो स्ट्रेट खड़ा हो सकता है। इससे बॉडी में भी इसी तरह हो रहा है, जैसे कि वो आदमी चल रहा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों पैरों के बीच में है। नाउ व्हेन ही इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर इन द वेस्ट लाइन है, बिल्कुल बीच में है बॉडी के। अब हाथ खड़े कर दिए तो क्योंकि हाथ थोड़े से ऊपर चले गए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा लाइन से ऊपर शिफ्ट हो गया। नीचे झुकोगे तो थोड़ा नीचे, और अगर पूरी बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो समवेयर फॉरवर्ड ऑल्सो इट विल शिफ्ट। So according to that, some muscles will contract, some muscles will extend and maintain the posture। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान रखते हुए मेंटेन होता है पोस्चर। शिफ्ट हो जाती है, नॉर्मली इट रिमेन्स मिडल, बट अगर टेंडल बग किसी को है, मतलब कि जिसके अंदर ग्लूटियस मसल का पैरालिसिस देखा जाता है, तो ग्लूटियस मसल के कारण से क्या होता है, जो हिप होता है, जिस साइड आप पैर उठा रहे हो उस साइड में डाउन हो जाता है, जबकि वो ऊपर उठना चाहिए, तो डाउन हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टू द अदर साइड विच इज नॉर्मल साइड। नाउ कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स किस तरह से होते हैं? वॉलंटरी मूवमेंट का ओरिजिन होता है एक सबसे पहले थॉट या आइडिया ओरिजिन होता है इन द कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया। वो आइडिया जाता है कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया में, देन इट विल बी ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट पार्ट, जैसे कि बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम एंड प्री मोटर एंड मोटर कॉर्टेक्स के अंदर। तो ये तीनों चीजें जो हैं फिर मिल के उसको एसेस करती है, उसका प्रॉपर जो होता है करेक्शन करती हैं। करेक्शन करने के बाद में
they will send it forward to, for the movement it will go to the spinal cord and then to the alpha motor neuron and then to the muscles, जहां पे इसका एक्चुअल मूवमेंट इसका होने वाला है। उसके बीच में इंटरमीडिएट सेरिबेलम आता है, बिकॉज इट टेक्स द फीडबैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट एंड इट विल सेंड इट बैक टू द कॉर्टेक्स, एंड फिर वहां पे अगर कोई करेक्शन करना होता है तो वो करेक्शन करके वापस से मूवमेंट को एग्जीक्यूट कराता है टू गिव इट नॉर्मल करेक्शन जो चाहिए उसको। नाउ देयर आर 3 लेवल्स, लेवल ऑफ मोटर कंट्रोल सिस्टम। आप जब शॉर्ट नोट लिखेंगे, अगर आपको शॉर्ट नोट आता है इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस का, तो सबसे पहला जो आपका फ्लो चार्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ मूवमेंट क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, पहले एक आइडिया ओरिजिनेट होता है, वो कॉर्टेक्स के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, देन इट विल गो टू द बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम एंड कॉर्टेक्स, तीनों के बीच में वो घूमता है, देन फाइनली इट विल गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड and then from there alpha motor neuron and then to the muscle. So muscle will give contraction and it will lead to movement. तो मूवमेंट के बाद में फिर बीच में आपके कहीं पे इंटरमीडिएट सेरिबेलम के पास में उसका फीडबैक आ रहा है, सेरिबेलम विल ट्राई टू कोरिलेट इट विद द कॉर्टेक्स एंड ट्राई टू करेक्ट द मूवमेंट एंड अगेन एग्जीक्यूट। So there is a planning part and there is a execution part. So this is the basic formation. Now इसी चीज को डिवाइड देन किया गया है कि डिफरेंट लेवल्स क्या हैं इसके, कौन कौन से लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही है। तो वन इज हाईएस्ट लेवल विच इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, देन मिडिल लेवल सब कॉर्टिकल सेंटर्स जहां पे लोकेटेड है, जिसमें सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, देन सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई एंड सेरिबेलम आ जाता है। फिर उसके नीचे हमारे लोएस्ट लेवल जो है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड देन मसल फाइबर, जो कि अपन ने देखा अभी मसल फाइबर देखा था अपन ने, स्पिंडल, मसल स्पिंडल, देन रिसेप्टर्स इन द मसल, टेंडन, एक गोल्गी अपरेटस भी होता है, गोल्गी टेंडन बोलते हैं उसको बेसिकली। दैट गोल्गी टेंडन इज अगेन ए स्ट्रेस रिफ्लेक्स एक्टिविटी कराता है वो भी। So that is a sensor part again. So receptors in the muscle, tendon, joints and skin then adjust and smoothen the movement. So this is the lowest level of the brain stem and brain and spinal cord जिसमें आते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट आपके इसमें डिवाइड होता है पूरा सिस्टम। यहाँ पे इनके नीचे इनके लिखा हुआ भी है, प्लान मूवमेंट, एडजस्ट मूवमेंट, कोऑर्डिनेट मूवमेंट, एग्जीक्यूट मूवमेंट, मसल फाइबर्स एंड रिसेप्टर्स ऑफ स्पिंडल। और फिर एक जो इनके बीच में जो रहता है एसोसिएशन एरिया से डायरेक्ट आपके पास में डिसेंडिंग पाथवे है, जो कि आके आपके स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करेगा, दैट इज डिसेंडिंग कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। वो लेके आएगा, ये सब तो मिलके अपना डिस्कस करके भेज देंगे, और वो लेके कौन आएगा, डिसेंडिंग पाथवे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इज कम्युनिकेटिंग थ्रू डिसेंडिंग पाथवे। अंडरस्टूड? कोई यहाँ पे लाइन मत बना देना नीचे की साइड। They are communicating with each other and then this cortex is finally sending the signal to the descending pathway. बट ये है कि ये मसल फाइबर और ये स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं, जो यहाँ पे इनका कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से, they can adjust movement by inhibiting the interneuron or stimulating the interneuron. तो ये तो एक हो गया बेसिक होल आइडिया, अपन ने मैपिंग करी है। दिस इज नोन एज मैपिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। now बहुत सारी चीजें इसमें आके अब जुड़ेंगी, मतलब कि हर लेवल तरह से काम हो रहा है, वो आपको फिर बाद में आगे एक्सप्लेन करना रहता है इन द शॉर्ट नोट। नाउ यू कैन ड्रॉ द और यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द डिसेंडिंग पाथवेज, कि कौन कौन से डिसेंडिंग पाथवेज इसमें है। देख लो ऑरेंज वाला पार्ट है वो बना हुआ है, वो हमारे डिसेंडिंग पाथवे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो डिसेंडिंग पाथवे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, पर लेटरल वाला बहुत ज्यादा काम नहीं करता है इसके अंदर, उसका तो काम ही डिस्टल मसल्स को स्टिमुलेट करने का है। बट ये रूब्रोस्पाइनल, ओलिवोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल,
and tectospinal tracts. All these are related to extrapyramidal tracts, and they will take part in the maintenance of posture. Now again the diagram of corticospinal tract, आप चाहो तो बना सकते हो इसको भी इसमें, but it's not required because name is enough and everything is known. आप जस्ट अपने उसके लिए देख लो कि यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल है, इसमें से ये पास होता है और यहीं पे इसकी सबसे ज्यादा इंजरी होती है. देन इट 80% फाइबर्स यहाँ पे डेकिसेट होकर दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, एंड दीज 20% फाइबर्स डेकिसेट एट द स्पाइनल लेवल, एंड देन दे विल गो टू द प्रॉक्सिमल मसल, दिस विल गो टू द डिस्टल मसल. This is going through interneuron, ventral corticospinal tract or anterior corticospinal tract. 20%. It will take part in the posture. But इसका जो रोल है that is not so much significant. अगर हम इसको कट भी कर दें तो बहुत ज्यादा फर्क हमको महसूस नहीं होगा, क्योंकि there are so many other tracts which are taking part in, वो उसका काम कर लेंगे. Now other tracts, medial and lateral brainstem pathways. So you have tectospinal, reticulospinal, vestibulospinal, rubrospinal. Vestibulospinal is divided into lateral and medial. So each and every area you can see clearly there is tectum. Then you can see the reticular formation. Then you can see the vestibular part, vestibular nuclei, dentate or detent nuclei, Deters nuclei. And they will terminate into ventral horn, यहाँ पे dorsal horn. Now mechanisms क्या है? ये तो हमारे एरियाज, हायर सेंटर, लोअर सेंटर, मैपिंग, कहाँ से क्या चीज निकल रही है और वो चीज कैसे नीचे पहुंच रही है थ्रू द ट्रैक्ट. ट्रैक्ट हम जान भी गए थे, पहले ही पढ़ लिया और अभी उसका रिवीजन कर लिया. नाउ द प्रोसेस, मेंटेनेंस के अंदर प्रोसेस कौन सी इन्वॉल्व है? तो प्रोसेस इन्वॉल्व है मसल टोन, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई देयर आर सम रिफ्लेक्सेस एंड अनदर थिंग इज मेंटेनिंग द टोन. जो एंटी ग्रेविटी मसल्स टोन मेंटेन करके रखती हैं, तो ऊपर वाली जो है वो फ्लेक्शन में रहती है, अपर लिम, और जो लोअर लिम है वो हमारा एक्सटेंशन में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंटी ग्रेविटी मसल्स. तो मसल टोन बाय ऑल्टरेशन इन द टोन ऑफ डिफरेंट मसल करके हम लोग पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं. साथ में रिफ्लेक्सेस हैं, सिर्फ जैसी बॉडी की पोजीशन होगी वो हमको पता चलेगी और उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे, दैट इज रिफ्लेक्स. जैसे हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, हटा लेते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स. ठीक है, ये मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है जो कि फटाफट प्रोटेक्टिव. मोनोसाइनेप्टिक इसलिए है क्योंकि बहुत फास्ट चाहिए. स्पाइनल लेवल पे होता है, विड्रॉल रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, एंड इट इज रिक्वायर्ड वेरी फास्ट रिस्पॉन्स. तो मसल टोन मेंटेन करना, पोस्चुलर रिफ्लेक्स, हायर सेंट्रल कंट्रोल मसल टोन थ्रू द these reflexes. Now maintenance of muscle tone किस तरह से होती है? Stretch reflex plays the middle role maintaining the muscle tone के अंदर अपना stretch reflex जो है वो काम करेगा. और stretch reflex is spinal reflex but supraspinal control modifies the reflex in intact animal, जिसका हमने cortical जो सिस्टम है वो अभी काट के अलग नहीं किया है. This corticated animal, so that is known as intact animal, जिसके अंदर ब्रेन काम कर रहा है. Center for the muscle tone lies in the anterior horn neuron, that is alpha motor neuron of the spinal cord. These alpha motor neurons are stimulated through constant gamma motor neuron discharge. अब gamma motor neurons जो है वो discharge करके इसको activate और deactivate करते रहते हैं. उसके हिसाब से they can alter the tone related to the muscle. Activity of these two neurons are modified by the descending tract fiber. अब इनके ऊपर भी इनका जो बैठा हुआ है, जो मेन जो एरिया है हमारा कॉर्टेक्स, वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू और डिफरेंट न्यूक्लियाइज जो है हमारे पास, ओलिवरी, रेड न्यूक्लियस, ओलिवरी न्यूक्लियस, टेक्टम एरिया, वेस्टिबुलर एरिया, वो अपने डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू इन गामा न्यूरॉन्स के ऊपर अपनी और अल्फा न्यूरॉन्स के ऊपर अपनी एक्टिविटी को डिस्चार्ज करके उसको आइदर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं. अल्फा न्यूरॉन एक्टिवेट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, डीएक्टिवेट होगा तो रिलैक्सेशन होगा.
नाउ दिस इज द पार्ट विच इज नोन एज मसल स्पिंडल, ठीक है। अब ये मसल स्पिंडल के अंदर ही फाइबर होते हैं। अल्फा मोटर न्यूरॉन तो हमारा दिख गया आपको, कहाँ है ये, आगे देख लो पहले। दिस इज अल्फा मोटर न्यूरॉन, ये यहाँ बैठा हुआ है, बट इट इज रिसीविंग फाइबर्स फ्रॉम द, देखो फर्स्ट ए फाइबर्स यहाँ से आ रहे हैं एंड इट इज गोइंग टू द अल्फा मोटर न्यूरॉन, एंड यहीं से ऊपर से ये सी, ए बी सी आ रहे हैं। तो ए डायरेक्टली नहीं जाके इंटर न्यूरॉन के थ्रू इट इज पुटिंग ए सिग्नल्स ऑन द अल्फा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। बी इज डायरेक्टली गोइंग टू द अल्फा मोटर न्यूरॉन, एंड सी और कलाकृति करके क्या कर रहा है कि इट इज गोइंग थ्रू द गामा फाइबर्स। नाउ दिस गामा फाइबर्स दे डोंट डायरेक्टली गो, ये अब आप ये जो मसल देख रहे हो, बेसिकली पीछे चलते हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना आप, दिस इज इंट्राफ्यूजल फाइबर। एवरी मसल हैव एक्स्ट्राफ्यूजल एंड इंट्राफ्यूजल फाइबर। एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर जो बाहर की साइड है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, विच इज एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टिंग एरिया, बट इंट्राफ्यूजल फाइबर इज नॉट फॉर कॉन्ट्रैक्शन, इट इज फॉर सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम। ये एक ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, जो कि सेंस करता है जो चीजों को, जैसे कि स्ट्रेच हो रही है मसल, तो उसको कौन सेंस करेगा, ये इंट्राफ्यूजल फाइबर करेगा। इट डजंट टेक पार्ट इन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सिग्नल इसके अंदर आता है डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू, और यहां से ये सिग्नल भेजता है एंड इन्फ्लुएंस करता है अल्फा मोटर न्यूरॉन को कि वो कैसा काम करेगा, कि इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है या उसको मसल को ढीला छोड़ देना है। मसल ज्यादा छोटी हो रही है तो ये उसको क्या करेगा, अल्फा मोटर न्यूरॉन को बोलेगा अभी छोड़, तू छोड़, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है, छोड़ दे, रिलैक्स करेगा। मसल ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, अरे बाबा बचा 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 कॉन्ट्रैक्शन कर, वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो मसल छोटी हो जाएगी, टूटने से बचेगी, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द डायग्राम विच इज, अब मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको दोबारा से एक बार थोड़ा डिटेल में भी अगर आपका रह गया है तो बट आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो। दिस इज द डायग्राम, इसी डायग्राम के अंदर सब कुछ है। मसल स्पिंडल के अंदर ये डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द नेक्स्ट डायग्राम इज दिस, दीज आर द टू डायग्राम विच एक्सप्लेन्स द मसल स्पिंडल। नाउ इसके पास पास का आप चीजें लिख सकते हो फिर डिटेल में। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, दीज आर द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, ये जो दो फाइबर दिख रहे हैं दीज आर इंट्राफ्यूजल, एंड जो बाकी का बाहर का बना हुआ है दैट इज एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर, लिखा हुआ भी है एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर, और यहीं पे कहीं पे लिखा होगा इंट्राफ्यूजल, ये रहा इंट्राफ्यूजल फाइबर। अब इंट्राफ्यूजल जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरह से अरेंज्ड होते हैं, आइदर दे आर अरेंज्ड इन अ बैग फॉर्म, कि एक जगह पे आके सारे न्यूक्लियस जो है वो इकट्ठे हो जाए, तो दैट इज नोन एज बैग फॉर्म ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर, दिस वन। और बैग नहीं बना के वो एक चैन की तरह भी एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक लंबे फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर चेन फाइबर। तो इसके जो न्यूक्लियस हैं वो अलग 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 लंबे एक दूसरे के पीछे अरेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या क्लस्टर बनाएंगे एक साथ बैग की फॉर्म में, और वो चीज जो फाइबर है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, बैग की तरह थैला बन जाएगा उसका। सो दीज आर टू काइंड, न्यूक्लियर बैग फाइबर, न्यूक्लियर चेन फाइबर, ठीक है। और ये जो होती है इनकी एंडिंग्स होती है, ठीक है। अब जब एफरेंट और इफरेंट दो तरह के इसके पास सिग्नल आते हैं, एफरेंट आता है इसके पास जो ये लेके आता है इसके पास में, ठीक है। इफरेंट आता है जो इसके पास से मोटर फाइबर जो बाहर से आ रहा है, नहीं इफरेंट इज विच इज गोइंग आउटसाइड, ठीक है। इफरेंट इज गोइंग आउटसाइड एंड एफरेंट इज विच इज कमिंग इनसाइड, ठीक है। अब जो अंदर आ रहा है वो दो फाइबर से आएगा, 1A एंड 2। 1A इज प्राइमरी फाइबर एंड 2 इज सेकेंडरी फाइबर, ओके। 1A इज प्राइमरी फाइबर एंड 2 इज सेकेंडरी फाइबर। अब 1A विल एंड इनटू द, दो तरह से एंड हो सकता है, एन्युलो स्पाइरल एंडिंग्स के अंदर, ओके। सो इट एंड्स इन एन्युलो स्पाइरल एंडिंग के अंदर ही होता है, बट इसके दो फाइबर है, तो दोनों फाइबर क्या करेंगे अलग अलग जगह पे, एक हो जाएगा बैग वाले पे, एक हो जाएगा चैन वाले पे, तो ये रोल कर जाते हैं ऐसे, उस बैग और न्यूक्लियस जहां पे अरेंज्ड है उनके चारों तरफ ऐसे गोल गोल रोल हो जाएंगे स्प्रिंग की तरह। So that's why it is known as annulospiral ending. दूसरे जो फाइबर है 2 सेकेंडरी फाइबर्स, वो एक आके फ्लावर की तरह एंड होते हैं, तो उनको बोलते हैं फ्लावर स्प्रे एंडिंग। वो अपने फाइबर से आके ब्रांचेस कर देते हैं, फ्लावर के जैसे पेटल्स होते हैं उस तरह से
तो उनको फ्लावर स्प्रे एंडिंग फाइबर्स बोलते हैं। तो दो तरह के फाइबर्स एफरेंट सेंसरी फाइबर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं। अब इफरेंट फाइबर्स, दे आर नोन एज गामा फाइबर। अब गामा फाइबर भी अगेन डिवाइडेड इनटू टू फाइबर्स, वन इज स्टैटिक एंड अनदर इज डायनामिक। तो जो डायनामिक जो मतलब बार बार टोन चेंज करनी है, एंड स्टैटिक मतलब जैसे आप खड़े हुए हो, अभी स्टैटिक कंडीशन है, उस वक्त एक सिंगल टोन को मेंटेन करना है, दैट इज स्टैटिक फाइबर फंक्शन। डायनामिक मतलब बार बार चेंज करनी, मूवमेंट कर रहे हो, बार बार चेंज करनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, दैट इज सिग्नल टेकन बाय द डायनामिक फाइबर। तो इसको दो फाइबर में डिवाइड कर दिया, गामा स्टैटिक, गामा डायनामिक। स्टैटिक विल गो टू द न्यूक्लियर फाइबर चेन, न्यूक्लियर चेन फाइबर के पास चला जाएगा और वहां पे जाके ट्रिल एंडिंग वाली फॉर्म में एंड हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रिल एंडिंग। और जो गामा डायनामिक फाइबर है वो प्लेट एंडिंग के फॉर्म में एंड होता है, एंड दीज आर एट द साइड्स। जो भी आपका इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है उसके एंड पे होते हैं डायनामिक गामा फाइबर, जो कि इफरेंट फाइबर। तो दिस इज देयर अरेंजमेंट। और इनके फंक्शन क्या है, ये ऊपर वाली जो डिसेंडिंग ट्रैक्स है उसके थ्रू, और अपना जो सेंसेशन ले रहे हैं ये कि भाई सेंसरी फाइबर्स हैं इसके अंदर, तो वो सेंस ले रहे हैं कि स्ट्रेच कितनी हो रही है मसल, या मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कौन सी कंडीशन में है, उसके हिसाब से दे विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन, और कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन जो भी कराना है वो ये रीड कराते हैं। नाउ दिस इज द चार्ट फॉर्म ऑफ दैट, जो आपने अभी देखा सारा उसी का एक चार्ट फॉर्म में है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स है दिस साइड, then cerebellum, basal ganglia and vestibular nuclei. So these four areas will be putting positive influence. तो positive influence क्या कर रहा है, it is causing bulboreticular area in a pons, उसको stimulate कर रहा है। तो bulboreticular facilitatory area है, facilitatory मतलब it will facilitate the alpha motor neuron, it will increase the contraction activity of the alpha motor neuron. It will go to the gamma motor neuron, discharge of the spinal cord, stretching of the spindle, activation of alpha motor neuron, partial contraction of muscle. Now this cerebral cortex and cerebellum, they are having different type of activity. They are putting negative signals on bulboreticular area in the medulla, and this will putting this negative activity on the discharge of spinal cord. So this will stop all these activities जो इसके आगे जाने वाली है। So one is facilitatory area, another is inhibitory area. तो inhibitory में कौन कौन आ सकता है, cerebral cortex and cerebellum। तो ये cerebral cortex and cerebellum दोनों काम कर रहे हैं। One side they are sending facilitatory, one side they are sending negative. So according to the need, they will either stimulate or deactivate the alpha motor neuron fibers so they can contract or relax. You can see the example for this. अपन पेटेलर जग करते हैं या नी जग करते हैं, नी जग करते हैं तो क्या देखते हो आप, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। तो मसल क्या हो रही है, ये मसल जो है ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जब भी तो हो रहा है ना, रिसेप्टर्स इन द मसल जो है, ये वाली मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन इट विल कॉज द एक्सटेंशन ऑफ द लेग ना। तो एफरेंट यहाँ पे आ रहे हैं फाइबर्स, जैसे ही आप इसको हिट करोगे, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे, टैप ऑफ द टेंडन, एंड इसके कारण से क्या होता है, स्ट्रेच क्रिएट होता है मसल के अंदर। स्ट्रेच मसल के अंदर क्रिएट होती है, मसल स्पिंडल स्ट्रेचेस एंड फायर। फायर करने से एफरेंट पाथवे एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन इंटीग्रेशन, सेंसरी न्यूरॉन synapses, and it will go to the quadriceps muscle and it will cause the contraction of quadriceps muscle। ठीक है, इफेक्टर समझ, बट इसका एक कॉन्ट्रालेटरल इफेक्ट भी रहेगा। ठीक है, दिस इज नॉट मोनोसेंट्रिप्टिक, दिस इज इंटरन्यूरॉन रिलेटेड। तो कॉन्ट्रालेटरल जो मसल होती है उसको ये रिलैक्स करा देता है, वहां पे जो इंटरन्यूरॉन है वो नेगेटिव एक्टिविटी देगा। एफरेंट पाथवे इंटरन्यूरॉन इनहिबिटिंग द सोमेटिक मोटर न्यूरॉन, हैमस्ट्रिंग मसल्स को ये इनहिबिट कर देगा, क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो रिस्पॉन्स क्या होगा, क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट, स्विंगिंग ऑफ लोअर लेग फॉरवर्ड, हैमस्ट्रिंग स्टे रिलैक्स, अलाउइंग द एक्सटेंशन ऑफ द लेग, रेसिप्रोकल इनहिबिशन बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल इनहिबिशन।
अब कभी कोई को आपको रेसिप्रोकल इनहिबिशन पूछेगा तो यू कैन टेल देम कि हाउ इट इज एक्टिंग, उसको एग्जांपल देके बता सकते हो आप। तो यहाँ पे अपना मोनोसिनेप्टिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स हुआ, साथ साथ में रेसिप्रोकल इनहिबिशन ऑफ द एंटागोनिस्टिक मसल। तो ये एंटागोनिस्टिक मसल में देखा जाता है। एक होता है क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, वो भी अपन देखेंगे, आगे आएगा। क्रॉस एक्सटेंसर यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल, जो कि आपका साथ में एंटागोनिस्टिक मसल को इनहिबिट करेगा, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन होना है मसल का, एक्चुअल मसल का, वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस हो सके आराम से। दोनों कॉन्ट्रैक्ट करके तो पैर हिलेगा ही नहीं। Postural reflexes, they help in maintaining the body in the upright and balanced position. They also provide adjustment necessary to maintain stable posture during the voluntary activity, जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं। अब रिफ्लेक्स आर्क के पास में एफरेंट्स कहाँ से काम आते हैं? वी आर हैविंग एफरेंट्स फ्रॉम आईज। अब ये जो आईज आप देख रहे हो यहाँ पे, जब आपने देखा होगा जब अपन मोटर एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो उसमें जब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं, जब बल्क कर लेते हैं, देन वी विल डू रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस, वो कर लेते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आता है। वहां पे हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं? आई ओपन आई क्लोज, आई ओपन आई क्लोज, राइट साइड आई ओपन आई क्लोज, लेफ्ट साइड आई ओपन आई क्लोज। तो आई ओपन आई क्लोज किस लिए चाहिए हमें? क्योंकि हमको ये एफरेंट्स बंद करने, बिकॉज इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के अंदर, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर मेंटेन करने के लिए एक रिफ्लेक्स, एक जो सिग्नल है वो आई से भी जा रहा है। वो आई वाले सिग्नल बंद करने के लिए हम आई को क्लोज कराते हैं। देन वेस्टिबुलर अपरेटस एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स आर देयर, दे विल सेंड द एफरेंट। इफरेंट जाएंगे आप फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन से एंड अफेक्टर ऑर्गन वेरियस स्केलेटल मसल्स। तो पूरा एक रिफ्लेक्स बन जाता है आपका इसके थ्रू, एफरेंट, इफरेंट एंड अफेक्टर ऑर्गन। जैसी कंडीशन है, जैसा सिग्नल आ रहा है, उसके हिसाब से अफेक्टर विल बी, एफरेंट्स विल बी गिविंग सिग्नल टू द अफेक्टर ऑर्गन, they will contract and relax accordingly. सेंसरी रिसेप्टर में विजुअल में कौन कौन से आते हैं? आपके आईज आता है, मोशन सेंसिटिविटी एंड बॉडी स्वे होती है उस टाइम पे, दे विल सेंस द मूवमेंट। वेस्टिबुलर में अपने को पता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर देयर फॉर द एंगुलर मूवमेंट, हेड रोटेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन। सेक्यूल एंड वेंट्रिकल आर फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, आई फॉरगॉट सेक्यूल, एक्चुअली सेक्यूल वर्टिकल मूवमेंट को सेंस करता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डीएक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। एंड सोमेटोसेंसरी इज जॉइंट पोजीशन, मसल लेंथ एंड टेंशन, स्किन टच एंड प्रेशर, जो सारे सेंसेस आते हैं, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सोमेटोसेंसरी एरिया। सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन, विजुअल, वेस्टिबुलरी, सोमेटो इनपुट्स जाएंगे, कंपेयर, सेलेक्ट, कंबाइन, सेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ body position according to whatever the need is there. Now reflexes, type of postural reflexes कितने तरह के होते हैं? There are two type of reflexes, one is static and another is dynamic, और इसको phasic response reflexes भी बोला है। Static reflexes, these are elicited by gravitational pull and involve sustained contraction of the muscle. Statokinetic reflexes, phasic reflexes, elicited by the acceleratory or displacement of the body. जब आप मूवमेंट के अंदर डायनेमिक रिफ्लेक्सेस है, वन इज स्टैटिक, मतलब कि आप खड़े हुए हो या एक पोजीशन को मेंटेन कर रहे हो, मूवमेंट नहीं करा रहे, एक पोजीशन को मेंटेन कर रहे हो। तो जैसे कि एंटी ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े रहना, ये करना, तो वो स्टैटिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। व्हेन कंटिन्यूअसली बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो दैट इज नोन एज डायनेमिक और फेजिक और स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्सेस। सो दो पार्ट्स हैं हमारे मैकेनिज्म के अंदर, वन इज मेंटेनेंस ऑफ टोन एंड अनदर इज रिफ्लेक्सेस। तो टोन हमने देख लिया किस तरह से अल्फा मोटर न्यूरॉन के ऊपर सारी इन्फ्लुएंसेस आती हैं एंड देन इट इज मेंटेन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सेस। तो रिफ्लेक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्टैटिक एंड अनदर इज डायनेमिक। डायनेमिक के दो तीन नाम है, स्टैटोकाइनेटिक, फेजिक, रिफ्लेक्स, डोंट गेट कंफ्यूज। पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस, स्टैटिक रिफ्लेक्स, स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स।
अब स्टैटिक रिफ्लेक्स के अंदर कौन कौन से रिफ्लेक्सेस आपको आते हैं? लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्स, सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्स, जनरल स्टैटिक रिफ्लेक्स. When you are talking about statokinetic reflexes, there will be vestibular placing reaction, visual placing reaction and hopping reaction. एक तो वेस्टिब्यूल के थ्रू आपके सिग्नल्स आएंगे, ठीक है. एक आपका आएगा आइज के थ्रू सिग्नल आएगा कि बॉडी की पोजीशन क्या है, किस तरह का मूवमेंट हुआ, किस इधर गिरे उधर गिरे, जो भी है वो आइज देख रही है कंटिन्यूअसली, तो वो एक सिग्नल भेजेगी. वेस्टिबुल अपना हेड मूवमेंट कर रहा है, वेस्टिबुल मूव हो रहा है, वो बताएगा. सेकंड होपिंग इज आपका जो पैर गिरेगा जमीन पे, वो पैर के सिग्नल जो है वो प्रोप्रियोसेप्टर वो बताएंगे. हॉपिंग क्या होती है? अपने कूदना, तो अपने पोजीशन चेंज होगी बॉडी के. जब नीचे लैंडिंग होगा तो एक पर्टिकुलर पार्ट टच होगा अर्थ से, उससे सिग्नल आएगा, पोजीशन जॉइंट की पोजीशन आएंगी. दोज आर हॉपिंग रिएक्शन रिफ्लेक्स. तो 3 तरह के हो गए इधर भी, 3 तरह के इधर भी हो गए, लोकल, सेगमेंटल एंड जनरल. ना लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्स के अंदर तो दे exert the same effect on the same limb. जिस लोकल है मतलब कि एक ही जगह से, कि इस वाले हाथ को ऐसे रखा और इससे थोड़ा झुके और इससे मेंटेन किया, तो यहीं की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, यहीं से सिग्नल गया, सेंसरी सिग्नल भी यहीं गया और मोटर सिग्नल भी यहीं आ गया. तो लोकली उसको एडजस्ट किया, तो दैट इज नोन एज exert their effect on the same limb from which the stimulus was initiated. That's why it is known as local. It includes following important reflexes, जिसमें reflex control of anti-gravity muscle tone, positive supporting reaction, negative supporting reaction. शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल है सिर्फ, है ना. नाउ यू आर आपको मतलब सब डिवीजन पे सब डिवीजन तो है, डेफिनेटली है, बट अगर आपने वर्ड पकड़ लिए तो इट्स नॉट दैट हार्ड. लोकल है, सेम जगह पे होता है ना. ये जो आपको दिख रहे हैं कि सपोर्टिंग, नॉट सपोर्टिंग, दे आर आल्सो वेरी इजी. उनका मतलब कोई इतना बड़ा मतलब नहीं है, ठीक है. सपोर्ट अभी आ जाएगा. तो पॉजिटिव सपोर्टिंग में क्या होगा कि मतलब फीडबैक आया, एक आपका पैर पड़ा जमीन पे, आपके सिग्नल आए, सपोर्टिंग रिएक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इट विल लीड टू टच प्रेशर रिसेप्टर सिग्नल्स आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर, एक्सटेंशन ऑफ द लिम्ब. फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है. यहाँ पे क्या हुआ? डिसअपीयरेंस ऑफ पॉजिटिव सपोर्टिंग रिफ्लेक्स विच इज नोन एज नेगेटिव सपोर्टिंग रिफ्लेक्स. कुछ भी नहीं है. स्ट्रेच हुआ एक्सटेंसर मसल्स पे, प्रोप्रियोसेप्टर इन एक्सटेंसर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही सिग्नल दे दिया, और जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसको बंद करा दिया. एज पर रिक्वायरमेंट, जिसको कॉन्ट्रैक्ट कराना कॉन्ट्रैक्ट कराओ, जिसको रिलैक्स कराना रिलैक्स कराओ. तो दैट इज पॉजिटिव सपोर्ट, नेगेटिव सपोर्ट रिफ्लेक्स. एंटी ग्रेविटी मसल का अपन पढ़ ही चुके पहले कि किस तरह से मसल टोन मेंटेन होती है. दैट इज सेम रिलेटेड टू मसल टोन अगेन. देन सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्स आता है. सेगमेंटल में क्या है? क्रॉस एक्सटेंसर है. अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि रेसिप्रोकल देखा है अपन ने, अब आएगा क्रॉस एक्सटेंसर. क्रॉस एक्सटेंशन में क्या है? पेनफुल स्टिमुलस आपने दिया, नोसिसेप्टर्स है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन होगा फ्लेक्सर का, इप्सिलेटरल साइड के लिम्ब का, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटेंसर ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब. जब हाथ गर्म चीज लगाते हैं तो ये तो पीछे खींचता है, बट जैसे ही आपने पीछे खींचा ना, क्योंकि आप आगे का मूवमेंट कर रहे थे, पीछे खींचा, बैलेंस आपने खराब कर दिया, तो इसको मेंटेन करने के लिए ये हाथ ऐसे हो जाएगा. एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब. एक लिम्ब का फ्लेक्शन हुआ, दूसरे लिम्ब का एक्सटेंशन हो गया एट द सेम टाइम. दैट इज नोन एज क्रॉस एक्सटेंसर रिस्पॉन्स. इसको करा कैसे जाता है, ये इसका पूरा वो है. सेम साइड के जो एफरेंट होंगे वो पॉजिटिव सिग्नल ले जाएंगे, उस साइड के एक्सटेंसर के पास नेगेटिव सिग्नल जाएगा, बट सम इंटरन्यूरॉन्स विल सेंड सिग्नल्स टू द अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड का एक्सटेंसर को स्टिमुलेट करेगा और फ्लेक्सर को इनहिबिट कर देगा.
फाइबर्स आपको पता ही है, 8 डेल्टा फाइबर्स होते हैं हमारे, ये नोसिसेप्टर्स के लिए होते हैं, सी फाइबर्स भी नोसिसेप्टर के लिए होते हैं, अपन ने पढ़ा था पेन के पे, थिक एंड थिन फाइबर्स। तो यहां ही से ये फाइबर दूसरी तरफ जा रहे हैं क्रॉस कर। तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्च ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। दिस इज काइंड ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक। अगर कोई आपको पूछे कि गिव वन एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, यू कैन गिव अ एग्जांपल ऑफ क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। मोनोसाइनेप्टिक का पूछ रहा है तो आप उसका दे सकते हो जो अपन ने पहले पढ़ा। जनरल स्टैटिक रिफ्लेक्स नाउ थर्ड वन। लोकल आ गया, सेगमेंटल आ गया, नाउ द थर्ड वन इज जर्नल, कहीं पे भी काम कर सकता है जर्नल। एटीट्यूडनल रिफ्लेक्स आते हैं इसमें, टॉनिक लेब्रेंथल रिफ्लेक्स एंड टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। लेब्रेंथल मतलब कान से जो वेस्टिब्यूल से जो सिग्नल आएंगे उसके रिस्पॉन्स में जो चेंज होगा बॉडी का पोजीशन, दैट इज नोन एज टॉनिक लेब्रेंथल रिफ्लेक्स। नेक की पोजीशन के हिसाब से जो चेंज होगा दैट इज टॉनिक नेक रिफ्लेक्स एंड लॉन्ग लूप स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड फाइटिंग रिफ्लेक्स। तो हियर टॉनिक लेब्रेंथल रिफ्लेक्स की बात करें, स्टिमुलस कहां से आएगा? ग्रेविटी, ऑल्टरेशन ऑफ हेड पोजीशन रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, थोड़ा भी बॉडी का चेंज हुआ इधर उधर, ओटोलिथ जो है वो स्टिमुलेट होगा। इट विल सेंड द सिग्नल थ्रू द वेस्टिबुलर एंड रेटिकुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लंगेटा एंड इट्स रिस्पॉन्स इज एक्सटेंसर रिजिडिटी। एक्सटेंसर को टाइट कर देगा एकदम ताकि गिर ना जाए, पिलर बनाएगा हमारे लिए। क्या करेगा? पिलर्स क्रिएट करेगा। हमारे जो लेग्स हैं उनको ऐसे करके देखो आप, it will become pillar, like strong pillar for you, so that you won't fall. बट उस वक्त आके आपको कोई ऐसे धक्का दे दे, आप गिर जाओगे, बिकॉज मेंटेन नहीं कर पाओगे। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, स्ट्रेच ऑफ द नेक मसल्स ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑफ पोजिशन ऑफ हेड रिलेटेड टू द बॉडी। हियर द ऑर्गन्स आर पेसिनी कॉर्पसल्स इन द लिगामेंट ऑफ सर्वाइकल जॉइंट एंड मसल स्पिंडल नेक मसल। इंटीग्रेशन इसका होता है मेडुला में, एंड इट विल कॉज फ्लेक्शन ऑफ इप्सिलेटरल एंड एक्सटेंशन ऑफ कोट्रालेटरल लिम्ब ऑन टर्निंग द हेड इनसाइड द विंग। तो ये एक साइड का फ्लेक्शन दूसरी साइड का एक्सटेंशन करके पोजीशन को मेंटेन करता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एटीट्यूडनल रिफ्लेक्स शोइंग, दिस इज टॉनिक लेब्रेंथाइल रिफ्लेक्सेस। तो लेब्रेंथाइल में आपने क्या देखा था यहाँ पे? इट इज कॉजिंग एक्सटेंसर रिजिडिटी। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? हेड टिल्ट हुआ, यहाँ का जो एक्सटेंसर था वो पूरा का पूरा स्टिफ हो गया, इस तरह से पीछे का एक्सटेंसर देखो स्टिफ हो जाएगा। फोर फ्लेक्स एंड द हिंड लिम्ब एक्सटेंडेड, लेफ्ट लिम्ब फ्लेक्स एंड द राइट लिम्ब एक्सटेंडेड। इसी तरह से नेक का पोजीशन चेंज करेंगे तो फोर लिम्ब फ्लेक्स एंड हिंड लिम्ब एक्सटेंडेड। तो दिस इज टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। उसने आपको बाइक का एग्जांपल भी दिया था, नेक की पोजीशन चेंज करके अपने पूरी बॉडी का, वो रेसिंग वाले भी करते रहते हैं, आपने भी किया होगा कभी, साइकिल बाइक जो भी चला। कार में भी हो जाता है ऐसे, जोर से टर्न मार दो ना आप, आगे बॉडी इस साइड कार इस साइड, और अगर गेट खुला हो तो आप बाहर, सिंघम की तरह। देखा सिंघम वाला सीन देखा किसी ने? तो चलती गाड़ी पीछे रोटेट हो रही है, वो बाहर कैसे आ गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन कर रहा था भाई। नेक्स्ट टाइम करते हैं है ना? आई थिंक एवरीबडी इज बोर्ड। देखो जितना समझ में आया ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना जाके, नहीं तो बैठेगा नहीं, ये बह जाएगा, ये बह जाएगा बिल्कुल चिकना एकदम। एक मिनट एवरीबॉडी प्लीज, इस प्रेजेंटेशन की कहानी बताता हूँ तुम्हें। इसमें मेरे टीचर तक सो गए थे जब मैंने ये प्रेजेंटेशन लिया था। इट इज माय प्रेजेंटेशन फॉर द, मैं जब एमडी कर रहा था उस टाइम का प्रेजेंटेशन है, सेमिनार होते थे हमारे, तो सेमिनार में मैंने ये तो देख रहा हूँ सब सो रहे हैं सामने। तो तुमने तो काफी अच्छा कोऑपरेट किया, थैंक यू फॉर दैट।